हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट पॉल साइंस और चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट फर्स्ट के बारे में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट फर्स्ट को हमने 6 टॉपिक या क्वेश्चंस में बांटा है, तो आइए समझते हुए चलते हैं कि एक टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है कि क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हमारा अभिप्राय उस संगठन से है जिसकी स्थापना विश्व स्तर पर अलग अलग राष्ट्रों के संघर्षों को समाप्त करने के लिए, कमजोर और पिछड़े राष्ट्रों के उत्थान के लिए, विश्व में युद्ध, गृह युद्ध आदि को खत्म करने के लिए और दुनिया के सामने जो भी समस्याएं आए उन्हें समाप्त करने के लिए की जाए, तो ऐसे संगठन को ही हम क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम से जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यही कारण है कि हमने समय समय पर अलग अलग संगठन बनाए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने लीग ऑफ नेशंस बनाया, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने यूएनओ का निर्माण किया ताकि विश्व को आने वाले समय में भयानक युद्धों आदि से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं उसने कैसे अपना विस्तार किया। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में यूएनओ की विकास यात्रा एक लंबे समय का परिणाम है। जैसे 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 दुनिया ने एक बड़े पैमाने पर तबाही देखी। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के अलग अलग देश एक मंच पर आए और उन्होंने 1920 में पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन लीग ऑफ नेशंस को बनाया। लीग ऑफ नेशंस से जो उम्मीदें की गई थी वे पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि दुनिया में हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-1945 देखा, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल अटलांटिक महासागर में मिले और उन्होंने डिसीजन लिया कि हम विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध जैसी आपदा से बचाने के लिए एक नए संगठन का निर्माण करें। 1944 यूएनओ घोषणा पत्र पर अलग अलग देशों ने हस्ताक्षर किए। 1945 याल्टा सम्मेलन में अमेरिका की तरफ से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, याल्टा सम्मेलन में अमेरिका की तरफ से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन से विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ से स्टालिन ने भाग लिया। इस सम्मेलन में डिसीजन लिया गया कि दूसरी शक्तियों का समापन करते हुए हमें आने वाले समय में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करना है। आगे चलकर 1945 26 जून यूएनओ चार्टर पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। 1945 24 अक्टूबर यूएनओ की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर को हम यूएनओ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 1945 30 अक्टूबर भारत यूएनओ में शामिल हुआ। तो दोस्तों, यूएनओ जो संगठन आज ताकतवर रूप में है 24 अक्टूबर 1945 में वो स्थापित हुआ और आज यूएनओ में 193 कंट्री शामिल है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूएनओ के विभिन्न अंग। यूएनओ जो कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उस यूएनओ के अलग अलग कार्य हैं, तो यही कारण है उसके अलग अलग अंगों का निर्माण किया गया है। तो यूएनओ के अंगों की संख्या 6 है। जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय और न्यायिका परिषद। तो आइए पढ़ते हुए चलते हैं एक एक संगठन और उसके कार्यों के बारे में। महासभा को हम दुनिया की संसद के नाम से भी जानते हैं। महासभा में यूएनओ के सभी 193 देश शामिल हैं। वर्ष में एक बार महासभा की बैठक होती है सितंबर माह में, जिसमें दुनिया के प्रमुख मुद्दों को उठाया जा सकता है और इमरजेंसी में आकस्मिक ढंग से कभी भी महासभा की बैठक बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद, दुनिया में शांति स्थापित करने का दायित्व सुरक्षा परिषद के हाथ में है। सुरक्षा परिषद में 15 देश हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश हैं। 5 स्थायी देश परमानेंट है, जबकि 10 अस्थायी देशों का चुनाव 2-2 साल के लिए किया जाता है, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों से उन्हें चुना जाता है। 5 स्थायी देशों के अंतर्गत यूके, यूएसए, चीन, फ्रांस। 5 स्थायी देशों के अंतर्गत यूके, यूएसए, चीन, फ्रांस और रूस शामिल है। 5 स्थायी देशों में इन देशों को
वीटो अधिकार प्राप्त है। वीटो यानी निषेध अधिकार। यह वह अधिकार है जिसका उपयोग करके ये देश सुरक्षा परिषद की किसी भी कार्रवाई को, यूएनओ की किसी भी कार्रवाई को रोक सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि यूएनओ के 5 स्थायी देश ही क्यों बनाए गए? तो हमें जानकारी होनी चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध में 5 देश महाशक्ति के रूप में उभरे थे। तो यही कारण है कि जब सुरक्षा परिषद का निर्माण हुआ तो इन 5 देशों को स्थायी सदस्य बनाया गया और इन देशों को वीटो अधिकार प्राप्त है जिसका उपयोग करके यूएनओ की किसी कार्रवाई को रोक सकते हैं। नेक्स्ट संगठन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसका काम विश्व स्तर पर न्याय से संबंधित गतिविधियों को देखना है, अलग अलग राष्ट्रों के मामलों का समाधान करना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव दुनिया के अलग अलग देशों से योग्यता के बेस पर किया जाता है। इनका कार्यकाल 9 साल होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के हैग नगर में है। नेक्स्ट संगठन हमारे सामने है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसका कार्य दुनिया भर में आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना है। इसमें 54 देश हैं। नेक्स्ट सचिवालय है। सचिवालय के प्रमुख को महासचिव के नाम से हम जानते हैं। महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट न्यायिकता परिषद, जिसका दूसरा नाम ट्रस्टीशिप काउंसिल है। न्यायिकता परिषद का कार्य दुनिया भर में जो गुलाम राष्ट्र उनको आजाद कराना था या उनके हितों की रक्षा करना था। लेकिन जब सभी देश आजाद हो चुके तो उन हालातों में 1994 से न्यायिकता परिषद को सस्पेंड पॉइंट निलंबित अवस्था में रखा गया है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा यूएनओ के 6 अंगों के बारे में। महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय एंड न्यायिकता परिषद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। यूएन या यूएनओ की विभिन्न एजेंसियां, अभिकरण या संस्थाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि आपको बताया गया यूएनओ का कार्य विश्व स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में यूएनओ सक्रिय है। तो यही वजह उसकी दर्जनों संस्थाएं मौजूद है। तो समझते हुए चलते हैं कि एक संस्था के बारे में। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का कार्य दुनिया भर में शिक्षा, एजुकेशन, सांस्कृतिक और कल्चरल जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान आदि को बढ़ावा देने का कार्य यूनेस्को का है। नेक्स्ट यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड दुनिया भर में बच्चों और उनकी माताओं को होने वाले भयंकर रोगों से उनका बचाव करना है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्तर पर स्वास्थ्य संबंधित मामलों में WHO का एक मुख्य रोल रहा है। जैसे कोविड-19 के समय में WHO ने अपना एक रोल उच्च रूप में निभाया। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में स्थापना की गई ताकि विश्व स्तर पर जो गतिरोध हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। WB, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक दुनिया के अलग अलग देशों को फंड उपलब्ध कराना ताकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर बना सके। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कार्य दुनिया भर में मजदूरों के हितों की रक्षा करना है। बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी आदि पर रोक लगाना है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में कृषि या खाद्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, सभी लोगों को खाने योग्य चीज पदार्थ प्राप्त हो सके और भूखमरी जैसी सिचुएशन से बचा जा सके। UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकारों का सम्मान करना, रक्षा करना, सभी लोग देश जागरूक हो सके, इस संदर्भ में UNHRC का एक बड़ा रोल रहा है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कार्य WB का है उससे रिलेटेड कार्य IMF का भी है। ये भी अलग अलग देशों को फंड वगैरह उपलब्ध कराता है, तकनीकी मदद उपलब्ध कराता है ताकि अलग अलग देश अपना विकास कर सके। नेक्स्ट FAO, हम पढ़ चुके FAO के बारे में ऊपर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पूरे विश्व में पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करना और अलग अलग राष्ट्रों को पर्यावरण के मुद्दों पर एकजुट करना। नेक्स्ट UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो 1990 से दुनिया भर में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का उपयोग कर रहा है।
तो दोस्तों हमने पढ़ा यूएनओ की विभिन्न एजेंसियां, अभिकरण या संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1991 के बाद विश्व में क्या बदलाव आए हैं। तो 1991 के बाद अगर हम विश्व के स्वरूप को देखें तो हम पाएंगे कि उसमें अलग अलग सिचुएशंस में चेंजिंग आई है। जैसे यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस, सोवियत का 1991 में विभाजन हो गया। सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का उभरना, ईयू, आसियान, ब्रिक्स, इसके अलावा चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया जैसे देश सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के रूप में उभर कर सामने आए। नेक्स्ट, एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी से उभार देखने को मिला। जब अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं में तरह तरह की समस्याएं आई तो उन हालातों में 1991 के बाद एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में बढ़ते हुए रूप में देखने को मिली है। नेक्स्ट, आतंकवाद, निर्धनता, युद्ध ग्रहित जैसी समस्याएं विश्व स्तर पर बढ़ी हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं और प्लस महामारियों का भी विश्व स्तर पर विस्तार हुआ है। नया क्वेश्चन हम पढ़ना चाहेंगे, सुरक्षा परिषद के सदस्यता संबंधी क्या मापदंड रखे गए। आज के समय में जब सुरक्षा परिषद में सुधारों की बात उठ रही है, अलग अलग देश स्थायी और अस्थायी सदस्यता का दावा कर रहे हैं, तो सिचुएशंस में यूएनओ द्वारा सुरक्षा परिषद के सदस्यों के लिए कुछ मापदंड रखे गए हैं कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी या अस्थायी सदस्य उन्हीं देशों को बनाया जाएगा जो इन मापदंडों को पूरा करेंगे। जैसे आर्थिक मापदंड, सदस्य बनने वाला देश आर्थिक रूप से मजबूत देश हो ताकि अन्य देशों की भी मदद की जा सके और उसके संसाधनों का यूज किया जा सके या उसके योग्यता का इस्तेमाल विश्व स्तर पर किया जा सके। सैनिक मापदंड, सैनिक रूप से मजबूत राष्ट्र हो ताकि यूएनओ के जो सैनिक अभियान है, शांति अभियान है, उन शांति अभियानों देशों से मदद ली जा सके। नेक्स्ट, सदस्य बनने वाला देश लोकतंत्र प्लस मानवाधिकार का सम्मान करता हो, उनके अकॉर्डिंग उसकी नीति हो। नेक्स्ट, यूएनओ जितनी भी गतिविधियां चलाता है, जाहिर सी बात उनके लिए बड़े मात्रा में बजट चाहिए। तो यूएनओ का कहना है कि उसी देश को हम स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य बनाएंगे जो यूएनओ के बजट में हिस्सेदारी भी रखता हो। नेक्स्ट, सदस्य बनने वाले देश के अंतर्राष्ट्रीयता की समझ रखे, अंतर्राष्ट्रीयता विश्व स्तर पर चलना। नेक्स्ट, जनसंख्या मापदंड, ऐसा देश जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा देश हो। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ पार्ट फर्स्ट आज आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट पॉल साइंस और चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट सेकंड के बारे में बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट फर्स्ट में हमने यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने यूएनओ की स्थापना की। आज यूएनओ में 193 कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा यूएनओ के अंगों के बारे में, यूएनओ की एजेंसीज़ के बारे में हमने स्टडी की। आज हम इस लेसन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट सेकंड में इस चैप्टर से रिलेटेड जो अदर टॉपिक है उनके बारे में रीडिंग लेते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने है, 2005 में यूएनओ को प्रासंगिक बनाने के लिए क्या क्या निर्णय लिए गए। यूएनओ जिसकी स्थापना 1945 को की गई, 2005 में यूएनओ की स्थापना को जब 60 वर्ष पूरे हुए तो दुनिया के अलग अलग देश एक मंच पर आए और उन्होंने यूएनओ को प्रासंगिक बनाने के लिए अपनी ओर से अनेक निर्णय लिए। जैसे शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाएगा। दुनिया भर में युद्ध, गृहयुद्ध आदि से बचने के लिए शांति संस्थापक आयोग को बनाने का निर्णय लिया गया। 2005 में यूएनओ के 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर दूसरा डिसीजन लिया गया, मानव अधिकार परिषद की स्थापना होगी। मानव अधिकार परिषद जिसका कार्य पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा करना होगा। इसी तरह MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2005 में यूएनओ के लगभग सभी सदस्य देशों ने एकजुट होते हुए MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को घोषित किया। इन लक्ष्यों के अंतर्गत 2005 तक के 15 तक के लिए टारगेट रखा गया कि हम पूरे विश्व में निर्धनता, भुखमरी, अशिक्षा, आतंकवाद जैसी समस्याओं का समापन करेंगे। नेक्स्ट, ट्रस्टीशिप काउंसिल का समापन। ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यासिता परिषद जिसका काम गुलाम राष्ट्र को आज़ादी दिलाना था,
जब दुनिया के लगभग सभी राष्ट्र आज़ाद हो चुके तो सिचुएशंस में निर्णय लिया गया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल का पूरी तरह समापन कर दिया जाए। नेक्स्ट, आतंकवाद के सभी रूपों का समापन। आतंकवाद जिसमें जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर, उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर तरह तरह के रूप हमें देखने को मिलते हैं, यूएनओ द्वारा डिसीजन लिया गया कि आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा। तो हमने पढ़ा 2005 में यूएनओ को प्रासंगिक बनाने के लिए क्या क्या निर्णय लिए गए। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में तर्क दें। सुरक्षा परिषद जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश हैं। 5 स्थायी देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना शामिल हैं। वर्तमान समय में आवाज़ उठ रही है कि सुरक्षा परिषद के ढांचे को परिवर्तित किया जाए, उसमें नए सदस्य देशों को आने का मौका दिया जाए, विशेष रूप से स्थायी देशों की संख्या बढ़ाई जाए जो आरंभ से ही 5 है। तो इस सिचुएशंस में भारत भी समय समय पर अपनी ओर से दावा करता रहता है। दुनिया के अलग अलग देश, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड कंट्री जो है एशिया महाद्वीप, लगभग सभी देश भारत की स्थायी सदस्यता का पक्ष भी लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता क्यों लेनी चाहिए या भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी देश क्यों होना चाहिए। तो उस बारे में हम कुछ तर्क दे सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से भारत आर्थिक दृष्टि से लगातार विस्तार कर रहा है। अर्थव्यवस्था का यदि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो विश्व में 3रे स्थान पर भारतीय अर्थव्यवस्था आती है। सैनिक रूप से हम आत्मनिर्भर हैं ही, इसके अलावा सैनिक क्षेत्र में लगातार प्रयास रहता है कि हमारी सेनाओं का स्वरूप मजबूत बने। इसके अलावा यूएनओ के जो सैनिक अभियान है उनमें भारत अपनी ओर से एक बड़ी मदद देता है। चाहे अफ्रीकन कंट्रीज या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या अन्य देशों में जहाँ भी यूएनओ अपने शांति अभियान चलाता है वहाँ पर भारतीय शांति सैनिक मौजूद रहते हैं, उनका एक बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट, लोकतंत्र। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाते हुए धीरे धीरे पथ की तरफ चल भी रहा है, विकास के पथ पर बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भारत को स्थायी देश होना चाहिए। इसके अलावा जनसंख्या, भारत की जनसंख्या भी करीब 1 अरब 35 करोड़ के करीब है। तो उन सब आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता अवश्य लेनी चाहिए या यूएनओ को भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट, बात आती है यूएनओ की कमियां या यूएनओ की आलोचना किन कारणों से होती है। आज हम अगर विश्व स्तर के स्वरूप को देखें तो दुनिया के अलग अलग देश युद्ध, गहराई युद्ध, निर्धनता, भूखमरी, आतंकवाद, तरह तरह की समस्याओं से जूझते हुए नजर आएंगे। हालातों में यदि यूएनओ के रोल को देखें तो हमें यूएनओ आमतौर पर एक छोटे संगठन के रूप में या कुछ न करने वाले संगठन के रूप में नजर आएगा। बात आती है यूएनओ की कमियां क्या है, क्यों आलोचना हो रही है यूएनओ की, क्योंकि पूरे विश्व आतंकवाद या युद्ध, गृह युद्ध जैसी समस्याओं से ग्रस्त बना हुआ है। प्रेजेंट में हम रूस एंड यूक्रेन विवाद या युद्ध को देख सकते हैं। यूएनओ इस संदर्भ में कोई कारगर कदम उठा पाने में भी सफल नहीं हो पाया है। इसी तरह विश्व स्तर पर निर्धनता, भुखमरी का भयानक रूप है। विशेष रूप से अफ्रीकन देशों में स्थिति बड़ी खतरनाक सिचुएशंस में बनी हुई है। वैसे यूएनओ के अलग अलग अंग जैसे WB, IMF, यूनिसेफ वगैरह अफ्रीकन देशों को मदद दे रहे हैं, लेकिन वो इतनी कारगर नहीं हो पा रही। इसके अलावा पर्यावरण संकट, आज हम ओजोन परत में निरंतर क्षरण को देख रहे हैं या ओजोन लेयर में कमी आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो सिचुएशंस में यूएनओ उतना भी कारगर कदम नहीं उठा पाया है। इसके अलावा मानव अधिकार, पूरे विश्व में मानव अधिकारों का हनन अलग अलग रूपों में देखा जा सकता है। कहीं राजनीतिक दृष्टि से, कहीं सैनिक दृष्टि से, कहीं धार्मिक जातीय दृष्टि से लोगों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। तो संदर्भ में यूएनओ की आलोचना है कि वो प्रभावी कदम नहीं उठा पा रहा। इसके अलावा अप्रभावी रूप, यूएनओ को लगभग सभी देशों ने एक अप्रभावी रूप मान लिया है। यूएनओ के आदेश को अनिवार्य आदेश के रूप में नहीं लिया जाता, जिसका परिणाम यूएनओ की विफलता के रूप में हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा यूएनओ की कमियां क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि समय समय पर यूएनओ के जो विभिन्न महासचिव बने हैं, यूएनओ के सर्वोच्च अधिकारी को हम महासचिव या जनरल सेक्रेटरी का नाम देते हैं।
1945 से आज तक यूएनओ के करीब 9 महासचिव पद पर आसीन हुए हैं। यूएनओ के पहले महासचिव का नाम ट्राइगवली था, जो नॉर्वे के थे। उनका कार्यकाल 1946 से 1952 तक था। यूएनओ के दूसरे महासचिव डैग हैमरसोल्ड, जो स्वीडन से थे। नेक्स्ट यू थांट, म्यांमार। कुर्ट वाल्डहीम, ऑस्ट्रिया। जेवियर कुइयार, पेरू। बुतरस बुतरस घाली, मिस्र। नेक्स्ट कोफी अन्नान, घाना। बान की मून, दक्षिणी कोरिया। इसके अलावा एंटोनियो गुटेरेस, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल देश से रिलेटेड है और 2017 से वर्तमान तक यूएनओ के महासचिव बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चंस के अंदर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, वर्तमान महासचिव कौन है। पहले ट्राइगवली, तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस। इसके अलावा एशिया महाद्वीप से कितने महासचिव बने हैं, तो अब तक 2 महासचिव एशिया महाद्वीप से रह चुके हैं, यू थांट म्यांमार। इसके अलावा बान की मून, दक्षिणी कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आज यूएनओ में किन संभावित सुधारों की जरूरत है। आज अगर हम वैश्विक परिदृश्य को देखें तो दुनिया भर में उथल पुथल का माहौल नजर हमें आएगा। और अगर हम यूएनओ संगठन को देखें तो वह यूएनओ भी अपनी तरफ से कारगर रूप से कदम तो उठा रहा है, लेकिन सदस्य राष्ट्रों के सहयोग न मिलने के कारण वो पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा। तो बात आती है कि फिर हमें क्या किया जाए, क्या यूएनओ को समाप्त कर दिया जाए। तो किसी भी समस्या को समाप्त करना है, किसी संगठन को जो विफल हो रहा हो, समाप्त करना कोई कारगर कदम नहीं है। जरूरत इस बात की कि उसमें कुछ सुधार किए जाए। तो बात आती है कि ऐसे यूएनओ में क्या सुधार किए जाए। तो पॉइंट नंबर 1, सुरक्षा परिषद की संरचना में बदलाव लाया जाए। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या को देखें तो 15 देश है, जिनमें 5 स्थायी 10 अस्थायी देश हैं। 1945 से स्थायी देशों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाँ, अस्थायी देशों की संख्या जरूर बढ़ाई गई है, परंतु आज जरूरत इस बात की है कि स्थायी देशों की संख्या बढ़ाई जाए, अलग अलग देशों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे कुछ देशों की जो मोनोपोली बनी हुई है वो समाप्त हो सके और यूएनओ कारगर ढंग से कदम उठा सके। नेक्स्ट, आर्थिक सैनिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए। वर्तमान में यूएनओ दुनिया के अलग अलग देशों में तरह तरह के अभियानों को चला रहा है, चाहे आपदाओं की बात आए, महामारियों की बात आए, दुनिया के अलग अलग देशों के विकास से संबंधित बात आए। यूएनओ के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसियां निरंतर कार्यरत रहते हैं। तो उस दृष्टि से यूएनओ का आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सैनिक दृष्टि से यूएनओ दुनिया के अलग अलग देशों में शांति अभियान चलाता है। तो जरूरत इस बात की कि यूएनओ को सैनिक दृष्टि से भी मजबूत बनाया जाए। नेक्स्ट, यूएनओ के आदेश को अनिवार्य और प्रभावी रूप प्रदान किया जाए ताकि सभी देश उसके नियम कानूनों को फॉलो कर सकें। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं कि यूएनओ के कौन कौन से संगठन या संस्थाएं हैं। संगठन के बारे में हम पढ़ चुके, यूएनओ के 6 संगठन थे। संस्थाओं के बारे में भी हम पढ़ चुके। अब कुछ एक्स्ट्रा संगठन या संस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। 1957 में इस संगठन को बनाया गया ताकि दुनिया भर में यूरेनियम का जो मिसयूज हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए। HRW, ह्यूमन राइट्स वॉच। 1978 में अमेरिका में इस संगठन को बनाया गया ताकि मानवाधिकार हनन पूरी तरह रुक सके। दुनिया के अलग अलग देशों में मानवाधिकार हनन के मामलों को ये देखता है। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में ब्रिटेन के एक वकील द्वारा एमनेस्टी इंटरनेशनल को बनाया गया। वर्ल्ड लेवल पर मानवाधिकारों की रक्षा में अन्य क्षेत्रों में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने रोल को काफ़ी सकारात्मक ढंग से निभाया है। नेक्स्ट, हम पढ़ना चाहेंगे यूएनओ से संबंधित कुछ और नए तथ्य हैं, जैसे यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का प्रतीक चिन्ह विश्व का मैप एंड चारों तरफ से जैतून की पत्तियों से घेरे हुए हैं, जो विश्व की रक्षा का संकेत देती हैं। इसके अलावा यूएनओ में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज या कितनी भाषाएं हैं, तो 6 यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरेबिक, चाइना, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। बात आती है कि यूएनओ में वर्तमान में कितने देश हैं, तो वर्तमान में यूएनओ के सदस्य देश 193 हैं। 193वें देश का नाम दक्षिणी सूडान था। तो दोस्तों, हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पार्ट 2 के बारे में यूएनओ से संबंधित कुछ बातें। लगभग सभी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं और उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।